भाभी, आईने पर गुस्सा क्यों निकाल रही हो? जो हो रहा है उसे होने दो। मैं तो कई साल पहले से ही जानती थी। आज का ये दिन तुम्हें ना देखना पड़े, इसीलिए तो सदा टोकती रही हूँ कि तुम अपना व्यवहार इतना भी हल्का ना बनाओ। क्या मेरा व्यवहार हल्का है? भाभी ने सदा की तरह आंखें टेढ़ी करते हुए बोली, तू होगी हल्की, तेरा सारा खानदान होगा हल्का। भैया और भतीजा पास ही खड़े थे। मेरी नजर उन पर पड़ी। उनकी आंखों में शर्म साफ झलक रही थी अपनी पत्नी और मां के इस बर्ताव पर। आज बरसों बाद मैं मायके आई हूँ। नाराज थी भाई भाभी से। ऐसा कहना उचित नहीं होगा। मैं तो बस भाभी के व्यवहार से तंग आकर मायके को त्याग चुकी थी। भाभी का ओझा व्यवहार और ऊपर से भैया का चुपचाप सब सुनते रहना। जब तक सहा गया सहती रही, पर जब लगा अब नहीं तो पीठ दिखा दी। उम्र के इस पड़ाव पर जब मैं भी सास बन चुकी हूँ और भाभी भी दादी नानी, लेकिन बच्चों की तरह उनका लड़ पड़ना अभी गया नहीं। आज भी उनमें परिपक्वता नहीं आई। भाभी, मेरे खानदान को छोड़ो। तुम्हारा मेरा खानदान अलग अलग कहाँ है जो तुम उस पर उतर आई हो? आधी उम्र मैं भी इस खानदान की बेटी रही हूँ। मेरा खानदान तो ये भी है जो आज तुम्हारा है। हमारी उम्र अब इस तरह लड़ने की नहीं रही कि हम उलूल जुलूल बकते रहें। आज सवाल हमारे बच्चों का है। हमारे व्यवहार से उनका अनिष्ट ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे, मेरी बेटी का सर्वनाश तो तेरे कारण हो रहा है। अर्चना तेरे ही ससुराल के हैं ना? उसके ससुराल वाले, तू ही उसका पैर वहां लगने नहीं देती। मेरे ससुराल में जब बेटी का रिश्ता तय किया था तब क्या मुझसे पूछा था तुमने? भाभी, भैया, आपने भी जरूरी नहीं समझा मुझे बताना कि लड़का कितना पढ़ा लिखा है। कोई बुरी आदत तो नहीं। भला मुझसे बेहतर कौन बताता आपको, जिसके सामने वो पला बड़ा है। तब तो मैं आपको दुश्मन नजर आती थी, है ना? कि कहीं रिश्ता ही ना तुड़वा दूं। मुझे तो पता ही तब चला जब मेरी चचेरी सास ने शादी का कार्ड हाथ में थमा दिया था। क्या कहती मैं तब अपनी ससुराल में कि आने वाली मेरी सगी भतीजी है, जिसकी माँ और बाप ने मुझे एक बार पूछा तक नहीं। गला भर आया मेरा। जानती हो भाभी, मेरी चचेरी सास ने भी इसी अनबन का फायदा उठाया और अपना खोटा सिक्का चला लिया। अब जो हो रहा है उसमें मेरा दोष क्यों निकाल रही हो तुम? तुम्हारी बच्ची वहां सुखी नहीं है तो उसमें मैं क्या करूं भला? ना कल मैं किसी गिनती में थी, ना ही आज किसी गिनती में हूँ। उसी का बदला ले रही है ना अर्चना? तू चाहती है कि मेरी बेटी तेरी जूती के नीचे रहे। भाभी, मेरा घर तो उसके घर से 5 किलोमीटर दूर है। भला मेरी जूती के नीचे वो कैसे रह सकती है? सच तो यह है कि जो कला तुम सदा यहाँ डालती रही हो उसी को अपनी बच्ची के संस्कारों में गूंथकर तुमने साथ बांध दिया है। एक तो सोना, उस पर सुहागा। पति अच्छा होता तो पत्नी की आदतों पर पर्दा डालता, जिस तरह भैया डाल दे रहे हैं। लेकिन वहाँ तो वह भी कोई सहारा नहीं है। शराबी, चरित्रहीन पति पत्नी को नंगा करने में लगा रहता है। और पत्नी, वो पति के पर्दे तार तार करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। उस पर आग में घी का काम तुम करती हो। बेटी का घर बसाना चाहती हो तो कम से कम अब तो जागो और बेटी को समझाओ कि समझदारी से काम ले। घर में रुपए पैसे की कमी नहीं है। लड़का अच्छा नहीं है, लेकिन सास ससुर तो लड़की को सिर आंखों पर रखते हैं। पति को समझाए, उसे सुधारने का प्रयास करे, लेकिन कैसे समझाए उसे मेरी बेटी? उसके तो 5,000 चक्कर हैं, कई दिन तो घर ही नहीं आता। ऊपर से तू भी उसी को दोष देती है। तो फिर मैं क्या करूं? कोई बीच का रास्ता निकालना होगा ना हमें। कम से कम घर तो संभाल ले तुम्हारी बेटी। सास ससुर इज्जत देते हैं, मान सम्मान रखते हैं, तो उसी का मान रखकर घर में सुख शांति बनाने की कोशिश करे ना। मेरे देने या ना देने से कोई फर्क नहीं पड़ता भैया। मैं कब जाती हूँ उसके घर? तुमने ही तो इतना प्यार कम कर दिया है कि अब वो बुआ के घर आना चाहे भी तो कैसे? और मैं भी उसे बुलाऊं तो क्यों? अब तो तुम्हारे परिवार से दूर ही रहना बेहतर लगता है। मन भर आया मेरा और मैं अतीत में खो सी गई। यही वो घर था
यही आंगन जहां मैं और भैया दिन भर धमाचौकड़ी मचाते थे। कितना अच्छा संस्कारी परिवार था हमारा। लेकिन भाभी के आते ही सब कुछ बिखर गया। छोटे दिल दिमाग वाली भाभी की जुबान उफ़ गज भर लंबी थी। लगता था कुदरत ने उसे लंबी जुबान देकर बुद्धि और विवेक की कमी पूरी की है, और उस जुबान का तो वो पूरा इस्तेमाल करती थी। हम सब अवाक रह जाते थे। बिल्कुल बच्चों की तरह मुझसे लड़ पड़ती थी। कभी समझ ही नहीं आया भाभी का दिमाग इस दिशा में जाता कैसे है। कोई पढ़ा लिखा सभ्य इंसान तो किसी पर सीधे आरोप लगाने से पहले 1000 बार सोचता है कि बरसों का रिश्ता कहीं टूट न जाए। लेकिन भाभी तो अपनी जरा सी चीज आगे पीछे हो गई तो फौरन बोल पड़ती, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं स्तब्ध रह जाती थी। क्या बात कर रही हैं भाभी? शुरू में तो सब मुझे शक से देखते थे, फिर धीरे धीरे सबको समझ आने लगा कि ये सब भाभी के दिमाग की ही उपज है। भैया से मैं 4-5 साल छोटी हूँ और माँ बाप की लाडली भी। एक समझदार बेटी जो भाभी के आते ही बन गई चोर, चुगलखोर और क्या क्या नहीं। ये क्या हो गया है तुम्हें अर्चना? तुम भाभी से झगड़ा क्यों करती हो? उसका सामान भी उठा ले जाती हो और पैसे भी निकाल लेती हो। तुम तो ऐसी नहीं थी। क्या भाभी से तालमेल बिठाना नहीं चाहती हो? तुम्हें भी तो एक दिन ससुराल जाना है, और अगर तुम्हारी ननंद भी ऐसा ही करे तुम्हारे साथ तो कैसा लगेगा तुम्हें? भैया ने अकेले में ले जाकर एक दिन पूछा था। मेरे तो पैरों के नीचे से जमीन ही निकल गई थी। यह क्या कह रहे हैं भैया? तब समझ में आया कि भैया के खींचे खींचे रहने का कारण क्या है। मैंने भाभी के पैसे निकाल लिए। नहीं भैया, जरूरत होगी तो आपसे या पिताजी से मांग लूंगी। भाभी के पैसे भला क्यों चुराऊंगी मैं? तुमने अपनी भाभी के 4000 रुपये नहीं निकाल लिए, और वह शिकायत कर रही है कि उसका भारी दुपट्टा और सुनहरी वाली सैंडल भी गायब है। भैया, भारी दुपट्टा मेरे किस काम का? और भाभी के पैर का नाप मेरे पैर में कहाँ आता है? कैसी बेसिर पैर की बातें करते हो तुम? जरा सोचो, दुल्हन का सामान मेरे किस काम का? वो कहती है कि तुम उसका सामान चुराकर अपने लिए संभाल रही हो। असमंजस में पड़ गई थी मैं। क्या हमारे इतने बुरे दिन आ गए हैं कि मैं अपनी भाभी का सामान चुराकर अपना दहेज सहेजूंगी? पता नहीं कैसे माँ ने भी हमारी बातें सुन ली और हक्की बक्की सी भीतर चली आई। क्या ये सच है अर्चना कि तूने अपनी भाभी का सामान चुराया है? किसी को यकीन नहीं था मुझ में। क्या माँ की भी मति मारी गई है? उस पर भाभी का ये भी कहना कि मैंने अपनी आंखों से देखा है। ऐसी खाई खोद दी थी भाभी ने घर के सदस्यों के बीच, जिसे निपटना सबके बस से बाहर था। हर पल वह किसी न किसी पर कोई न कोई लांछन लगाती रहती, जिस पर हमारा परिवार हर वक्त अपनी ईमानदारी ही प्रमाणित करने में लगा रहता था। लगता जैसे हम सब चोर हैं जो बस भाभी के ही सामान पर नजरें गड़ाए रहते हैं। कहीं की रानी महारानी है क्या ये लड़की? गुस्से में बोले पिताजी, जब देखो किसी न किसी को चोर बना देती है। हम भूखे नंगे हैं क्या जो इसी के सामान पर हमारी नजरें रहें? बेटा, इसने तो हमारा जीना हराम कर दिया है। क्या करें हम, कहाँ जाएं? हमारा तो बुढ़ापा ही खराब हो गया है इसके आने से। 2-3 साल बीतते बीतते मेरी शादी हो गई थी और माँ पिताजी ताऊ जी के पास रहने चले गए थे। उन्होंने अपने प्राण भी वहीं छोड़े थे और मेरा मायका भी इसी दुख में छूट गया था। भाई का घर बसा रहे, इस प्रयास में सारे बंधन तोड़ लिए थे मैंने। भाभी के बच्चे बहुत छोटे थे तब जब मैंने आखिरी बार मायका देखा था। भैया कभी शहर से बाहर जाते तो मुझसे मिलते जाते, जिससे थोड़ी बहुत खबर मिलती रहती थी, वरना मैंने तो मायके की ओर से कब के हाथ झाड़ लिए थे। बेटे की शादी पर भी मैं ये सोचकर नहीं आई कि क्या पता भाभी इस बार कौन सी चोरी का इल्जाम लगा दे। मैंने अपनी बेटी की शादी में सिर्फ भैया को बुलाया था, जिस पर भाभी ने यह आरोप लगाया था कि भैया ने भाभी का सोने का हार ही मुझे दे दिया है। एक दिन मैंने भैया से फोन पर पूछा था, भाभी का कौन सा हार आपने मुझे दिया है? तो रो पड़े थे वे। जीवन नर्क हो गया है मेरा बहन।
मैं क्या करूं ऐसी औरत का, ना जीती है ना जीने देती है। जी चाहता है इसे मार दूं और खुद फांसी पर लटक जाऊं। भाई की हालत पर तरस आ रहा था मुझे। रिश्तों के बिना इंसान का कोई अस्तित्व नहीं, और जब यही रिश्ते गले की फांस बनने लगे तो कोई कैसे इनका निर्वाह करे। प्रकृति कैसे कैसे जीवों का निर्माण कर देती है जो सदा दूसरों को पीड़ा देकर ही खुश होते हैं। जब तक दो घरों में आग ना लगा दे उन्हें चैन ही नहीं आता। अर्चना, तू कभी मेरा भला नहीं होने देगी। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी तेरी ससुराल में लड़की ना देती। भाभी की ये शब्द कानों में पड़े तो मेरी तंद्रा टूटी। भैया और भतीजा मेरे समीप चले आए थे। क्या उत्तर था मेरे पास भाभी के आरोपों का। बुआ आइए, आप ऊपर चलिए, सफर की थकावट होगी, हाथ मुंह धोकर कुछ खा लीजिए। भतीजे ने मेरी बाह पकड़ी और भैया ने भी इशारे से साथ जाने को कहा। भाभी का विलाप वैसा ही चलता रहा। अनमनी सी मैं ऊपर चली आई और पीछे पीछे भाभी का रुदन कानों में पड़ता रहा। तभी सिर पर पल्लू लिए सामने चली आई एक प्यारी सी बच्ची। यह आपकी बहू है बुआ। सोनम। सोनम, बुआ को प्रणाम करो। जीती रहो। आशीर्वाद देकर मन भर आया मेरा। रक्त में लहर सी दौड़ने लगी। मेरे भाई का बच्चा है ना ये। इसकी शादी में आती तो क्या बहू के लिए कोई गहना ना लाती। गले की माला उतार बहू के गले में पहनाने लगी तो भतीजे ने मेरा हाथ रोक दिया। बुआ, आप इस घर की बेटी हैं। आपको हमने दिया ही क्या है जो आपसे ले लें। बेटा, अधिकार तो दे सकते हो ना, जिसका हनन बरसों पहले भाभी ने सबको अपमानित करके किया था। टूटे रिश्तों को तुम जोड़ पाओ तो मैं समझूंगी आज भी कोई घर ऐसा है जिसे मैं अपना मायका कह सकती हूँ। ये कहकर मैं रो पड़ी थी तो भतीजे ने अपना हाथ पीछे कर लिया। माला बहू के गले में पहनाकर मैंने उसका माथा चूम लिया। बड़ी प्यारी लगी मुझे सोनम। झट से मेरे लिए नाश्ता परोस लाई। उसी पल मुझे समझ में आ गया भैया भाभी नीचे अलग रहते हैं और बहू बेटा ऊपर अलग। बुआ, सोनम का भी माँ ने वही हाल किया जो आपका हुआ। जिससे भी माँ का मन भर जाता है उसी पर माँ कोई ना कोई आरोप लगा देती हैं। किसी दूसरे के मान सम्मान की माँ को कोई चिंता नहीं। हैरान हूँ मैं कि कोई इतना सब कैसे और क्यों करता है। आज कोई भी माँ के पास जाना नहीं चाहता है। अपनी ईमानदारी सोनम भी कब तक प्रमाणित करती। इसकी माँ ने ही इसे 5 तोला सोना दिया है और माँ ने इस पर भी अपनी अंगूठी उठा लेने का आरोप लगा दिया। और सबसे बड़ी बात, जिन चीजों के खो जाने के आरोप माँ लगाती हैं वो चीजें होती ही नहीं हैं। माँ एक काल्पनिक चीज गढ़ लेती हैं जो ना कभी माँ के पास मिलती है ना ही उस पर जिस पर आरोप लगाया जाता है। याद आया मुझे जब पहली बार भाभी ने मुझ पर आरोप लगाया था भारी दुपट्टा और सुनहरी सैंडल का। ये दोनों चीजें कभी मिली ही नहीं थीं। माँ का ध्येय मात्र दूसरों को अपमानित करना होता है। हर वक्त कुछ ना कुछ खो जाने का बहाना बना देती हैं। क्यों बुआ, क्यों? क्या हर बात में किसी को नीचा दिखाना जरूरी है? वो समझती ही नहीं। और यही सब तो माँ ने आरती को भी सिखा दिया है। मैं मानता हूँ उसका पति पहले थोड़ा बिगड़ा हुआ था, लेकिन अब तो शादी के बाद बहुत संभल गया है। पर आरती, वो हर पल माँ जैसा ही व्यवहार करती है अपने ससुराल में। जिस पर उसका पति तिलमिला जाता है और उस पर भी हर बार आरती अपनी सास पर आरोप लगाती है कि उन्होंने उसका कोई सामान चुरा लिया है। अब आप ही बताए बुआ, घर में शांति कैसे बनी रहेगी? अपनी इज्जत तो सबको प्यारी होती है ना। बुआ, मेरी मानिए, माँ को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए। कहीं कोई मनोवैज्ञानिक कारण तो नहीं, क्योंकि हर बेटी अपनी माँ के चरित्र का ही आईना होती है। जो माँ ने अपनी माँ यानी नानी से सीखा वही तो आरती में भर दिया। बीमार होते हैं ऐसे लोग जो जहाँ भी जाते हैं सिर्फ असंतोष और आक्रोश फैलाते हैं। आपने तो हमें छोड़ दिया बुआ। दादा दादी ने भी ताऊ जी के पास रहना ज्यादा ठीक समझा। धीरे धीरे सब दूर हो गए, यहाँ तक कि सोनम भी अब साथ नहीं रहना चाहती और आरती का पति वो भी अब उसे साथ नहीं रखना चाहता।
बुआ, मैंने आपको इसलिए बुलाया था कि इस टूटी हुई डोर का एक सिरा पकड़ लूं। शायद अपनी माँ के किए का कुछ प्रायश्चित कर सकूं। और जब मेरा भतीजा मेरी गोद में सिर छुपा कर रोने लगा तो जैसे मेरा दिल भी रो पड़ा। हर बेटी यही चाहती है बुआ कि उसका मायका हमेशा बसा रहे, हंसता खेलता रहे। उसे मायका बहुत प्यारा होता है, बहुत। यहाँ तक कि मायके से मिले शगुन के 5 रुपये भी उसे लाखों के बराबर लगते हैं, चाहे वो करोड़पति ही क्यों ना हो। मैं तो हमेशा यही दुआ देती हूँ, तुम सबको मेरी उम्र लग जाए। मैं वो दुख समझ सकती हूँ जो आज मेरे भैया के दिल में है, उनके बेटे के दिल में है। क्या करते भैया, जिसका हाथ पकड़ा था उसका पर्दा तो रखना ही था ना। ये अलग बात है कि उसी ने पूरे घर, हर रिश्ते को नंगा कर दिया। हर रिश्ता दोनों तरफ से निभाना पड़ता है। अकेला इंसान कब तक निभाता रहेगा। अकेले की तूती ज्यादा देर नहीं बजती बुआ। रो रहा था मेरा भतीजा। उसका मन शायद हल्का हो गया होगा, पर मेरे मन का बोझ वो तो और बढ़ गया। कैसे जाऊं अब अपनी सास के घर, कैसे करूंगी भतीजी की वकालत, कैसे समझाऊंगी उन्हें कि वो अपनी बहू को माफ कर दें। सच तो यही है, मैं खुद आज तक अपनी भाभी को माफ नहीं कर पाई हूँ। बुआ, आप एक बार, सिर्फ एक बार कोशिश करके तो देखिए। मैं नहीं चाहता कि आरती का घर उजड़ जाए। मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके सामने। नहीं बेटा, तुम हाथ मत जोड़ो, बुआ ने कहा। आरती मेरी भी तो बच्ची है। मैं कोशिश करूंगी। घर का माहौल बोझिल था, फिर भी भैया ने मुझे नेक देकर विदा किया। भाभी, वो तो हमेशा की तरह आज भी बाहर नहीं आई। कुछ लोग होते ही हैं ऐसे, जो अपने कर्मों की जिम्मेदारी कभी लेना नहीं चाहते। मैं लौट आई और मेरा मायका मुझे वापस पाकर बहुत खुश था। मैं आरती के ससुराल जाकर आरती को समझना चाहती थी, परंतु अपनी भाभी से डरती थी, कहीं फिर से कोई लांछन ना लगा दे। तो बस आज की कहानी में इतना ही। अगर कहानी दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।